चलो फ्रेंड्स, तो आज हम डायफ्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है प्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे इन द वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और डिफरेंट डिफरेंट इसको हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, यानी कि डायफ्राम होता क्या है, फिर ओरिजिन और इंसर्शन इसका, फिर डायफ्राम में क्या क्या ओपनिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद से हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे, फिर नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, फिर इसका हम एक्शन पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में इसका रोल क्या है, फिर उसके बाद से हम इसका क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर केस सिनारियो के फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम देखें तो डायफ्राम को एक डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम याद करें तो ये डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द मसल्स एंड टेंडन विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम को हम चीफ मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं, एंड ऑल्सो इट गिव द पैसेज टू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर passing through it in the both the direction. Diaphragm is a dome shaped structure made up of muscles and central tendon from the partition between thoracic and abdominal cavity. So it is also known as chief respiratory muscles. अगर हम रेस्पिरेटरी मसल में चीफ रेस्पिरेटरी मसल अगर बोलें तो रेस्पिरेशन के दौरान जो व्हाइल डूइंग द इंस्पिरेशन, तो अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो इंस्पिरेशन के दौरान जो इसका काम ज्यादा होता है। इट गिव्स पैसेज to number of structure passing in both direction. आगे थोड़ा हम इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें तो ये जो है हमारा डायफ्राम यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, जो कि एक डोम शेप स्ट्रक्चर का है। ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं कि इसका ओरिजिन और इंसर्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन के बारे में। फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सर्कमफेरेंशियल ऑफ द थोरेसिक आउटलेट, यानी कि जो भी मसल्स अराइज हो रही हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी इस थोरेसिक आउटलेट के थ्रू या थोरेसिक आउटलेट से अटैच्ड होती हैं, वहां से उसकी ओरिजिन होती है और आ करके बीच में ये होता है सेंट्रल टेंडन जिसमें आकर के ये इंसर्ट होती हैं। इस तरीके से कुछ होता है। तो इसके बेसिस पे इसको इनके मसल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि मसल्स अराइजेस फ्रॉम सर्कमफेरेंस ऑफ थोरेसिक आउटलेट, और जो मसल्स हैं इनकी तो ग्रुप्ड इन 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स क्या क्या है? एक्सटर्नल, कोस्टल, लंबर। जो एक्सटर्नल होता है ये जिफाइड प्रोसेस से राइज होता है, फ्रॉम जिफाइड प्रोसेस। और जिफाइड प्रोसेस कहाँ होता है? स्टर्नम के सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है वो जिफाइड प्रोसेस होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो कुछ यहाँ पे जिफाइड प्रोसेस हमको दिख रहा है, और इससे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मसल्स अराइज होती हैं। ये 2 लिफलेट्स के फॉर्म में अराइज होती हैं, फ्लैसी लिप्स के फॉर्म में अराइज होती हैं। हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके देखें तो जी एक लिफलेट ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मसल है, वो अराइज होती है इनर सरफेस ऑफ द कार्टिलेज प्लस एडजेसेंट पार्ट ऑफ द लोअर 6 रिब। और लोअर 6 रिब्स क्या क्या है? 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ये जो कोस्टल वाला पार्ट है, जो कोस्टल ग्रुप ऑफ मसल्स अराइज होती हैं, इनर सरफेस ऑफ द कार्टिलेज प्लस लोअर 6 रिब्स से अराइज होती हैं। तो इसको लिख लेते हैं फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ कार्टिलेज प्लस लोअर 6 रिब्स। अब नेक्स्ट आता है लंबर ग्रुप ऑफ मसल्स। जो लंबर ग्रुप्स ऑफ मसल्स होती हैं वो जो अराइज होती है वो होती है मीडियल एंड लैटरल लंबो कोस्टल आर्चेस।
एंड फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा बाय द राइट एंड लेफ्ट क्रूरा। हम जो देख रहे हैं यहां पे, ठीक, इसको लिख लेते हैं, फ्रॉम मीडियल एंड lateral lumbocostal arches plus lumbar vertebrae by the right and left crura। अब ये जो मसल्स अराइज होती हैं, ये जो अराइज होकर के बनाती हैं डोम, और डोम क्या होता है, दो डोम्स, दिस मसल्स फाइबर्स फॉर्म द डोम्स, और डोम्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट डोम। इसको आगे लिखते हैं, these muscles फाइबर फॉर्म डोम्स, और कौन कौन सी होती है, राइट डोम एंड लेफ्ट डोम। जो राइट डोम होता है वो स्लाइटली हायर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट डोम। तो क्या होता है, हायर। तो हम इस पॉइंट को यहां पे ऐड किया, इसलिए ऐड किया कि व्हाइल ड्यूरिंग द फुल एक्सपिरेशन द राइट डोम रीचेज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जब हम एक्सपायर करते हैं उस टाइम पे, जब डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन पे जब जाता है, तो उसका जो राइट साइड का राइट डोम होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे चला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा अपर साइड पे है। फिर लेकिन लेफ्ट साइड का थोड़ा नीचे रह जाता है, जो कि फिफ्थ रिब पे ही रह जाता है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, राइट डोम reaches the fourth ischius and left reaches fifth rib। ठीक, अब हमने देख लिया उसका ओरिजिन कहां से हुआ, क्या क्या उसका कैसे डोम बना, कौन सा डोम हायर जाता है, कौन सा डोम नीचे रह जाता है, फुल एक्सपिरेशन पे क्या होता है। अब हम देखेंगे उसका इंसर्शन कहां होता है। तो इंसर्शन होता है इनटू द सेंट्रल टेंडन, और जो सेंट्रल टेंडन होता है वो जो डेराइवेटिव ऑफ द सेप्टम ट्रांसवर्सम, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बस ऐसे याद करने के लिए हमने बोल दिया। तो इट इज द डेराइवेटिव ऑफ सेप्टम ट्रांसवर्सम। देखिए यहां पे देखते हैं कि ये है सेंट्रल टेंडन, ये है राइट डोम। राइट डोम को अगर हम ऐसे मिलाएं तो थोड़ा हाई लेवल पे है, इसको मिलाएं तो लोअर लेवल पे। ही मैं कह रहा था कि जो राइट डोम होता है वो स्लाइटली हाई लेवल पे होता है, और जो लेफ्ट डोम होता है वो लोअर लेवल पे रह जाता है। इसकी वजह से जब हम फुल एक्सपायर करते हैं तो राइट डोम जो होता है वो चला जाता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, और लेफ्ट वाला नीचे ही रह जाता है, यानी कि फिफ्थ रिब पे ही रह जाता है। ये हमने देख लिया। उसके बाद से हम देखेंगे ओपनिंग्स के बारे में। नेक्स्ट जो आता है वो होता है ओपनिंग्स थ्रू द डायफ्राम। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ओपनिंग कैसे क्या होती है, फिर हम लास्ट में इसको लिख लेंगे। तो जो ओपनिंग्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो लार्ज ओपनिंग या मेजर ओपनिंग जिसको कहते हैं, और माइनर ओपनिंग। जो मेजर ओपनिंग है उसको लार्ज ओपनिंग कहते हैं, क्योंकि लार्ज ओपनिंग की वजह से ही उसको मेजर ओपनिंग कहा गया है, और जो माइनर ओपनिंग है वो स्मॉल ओपनिंग है, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। तो मेजर ओपनिंग्स जो हैं उनके तीन पार्ट हैं। पहला वेना केवल ओपनिंग, इसोफेजियल ओपनिंग एंड आउटिक ओपनिंग। तो इसको याद, और ये तीनों ओपनिंग जो है अलग अलग लेवल पे हैं। जैसे वेना केवल ओपनिंग T8 पे है, थोरैसिक वर्टिब्रा 8 लेवल पे ओपन होती है। इसोफेजियल ओपनिंग T10 पे है, यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल 10 पे ओपन होती है। फिर होता है आउटिक ओपनिंग जो कि थोरैसिक वर्टिब्रा 12 लेवल पे ओपन होती है। तो इसको याद करने के लिए एक न्यूमोनिक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं I8 egg 10 at 12। तो हम पहला क्या बताए थे, वेना केवल ओपनिंग जो होती है थोरैसिक वर्टिब्री 8 पे, और ये किसमें होती है, सेंट्रल टेंडन में। इसके थ्रू पास क्या करती है, I8 हमने पढ़ा। I8 का मतलब क्या हुआ, IVC इंफीरियर वेना केवा। फिर नेक्स्ट राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर। दूसरी ओपनिंग है इसोफेजियल ओपनिंग। इसोफेजियल ओपनिंग कहां पे होती है, मस्कुलर पार्ट में होती है,
और लेवल क्या है इसका, T10। अब इसके थ्रू पास क्या करता है, इसोफेजियल ओपनिंग नाम से पता चल रहा है कि इसोफेगस पास करेगा, तो इसके थ्रू पास करता है इसोफेगस। नेक्स्ट, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और लास्ट में गैस्ट्रिक और वेगस नर्व। एंड थर्ड ओपनिंग है आउटिक ओपनिंग, जो थोरेसिक वर्टेब्रा लेवल 12 पे ओपन होती है, T12 पे, और ये जो ओपन होती है ये बिटवीन राइट एंड लेफ्ट क्रूरा ऑफ डायाफ्राम में ओपन होती है। इसके थ्रू क्या किया जाता है, आउटिक ओपनिंग नाम से पता चला कि आउट आ जाएगा, थोरेसिक डक्ट अजाइगस वेन। माइनर ओपनिंग क्या क्या है, पहला फोरामेन ऑफ मोरगैगनी, दूसरा मीडियल आर्कवेट लिगामेंट, और तीसरा लेटरल आर्कवेट लिगामेंट। अब इनके थ्रू पास क्या क्या करता है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, मिडिल आर्कवेट से सिंपैथेटिक चैन, और लेटरल आर्कवेट से सब कोस्टल वेसल। वेन या इसको वेसल्स कह लें, नर्व वेसल्स। डायग्राम में इसको देखेंगे, हमने बताया फोरामेन ऑफ मोरगैगनी, ये है फोरामेन ऑफ मोरगैगनी, जिसके थ्रू क्या जा रहा है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जा रही है। फिर नेक्स्ट हमने क्या बताया, मीडियल आर्कवेट लिगामेंट, जिसके थ्रू क्या जा रहा है, सिंपैथेटिक ट्रंक जा रही है। नेक्स्ट हमने क्या, लेटरल आर्कवेट, जिसके थ्रू क्या जा रहा है, सब कोस्टल वेसल एंड नर्व। इसका ये हो गया। तो हमने मेजर मेजर ओपनिंग्स देख ली। तो इसमें याद करने की क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट इसका होता है डायफ्राम में, कि ओपनिंग्स क्या क्या है, किस ओपनिंग के थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर जाता है, तो इस चीज को याद करना है, और डायग्राम में इसी को लिखना है, एग्जाम में इसी को लिखना है, और कोशिश करें कि इसको डायग्राम भी बना लें। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं रिलेशन पे। तो अगर रिलेशन की बात करें तो डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो ऊपर और नीचे का ही रिलेशन हो सकता है, लेटरल और मिडिल ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है, क्योंकि पूरा थोरेसिक आउटलेट को कवर कर रहा है, तो इसलिए। तो इसमें रिलेशन में सबसे पहले सुपीरियर रिलेशन एंड इंफीरियर रिलेशन। सुपीरियर रिलेशन में क्या है, सॉरी, प्लूरा एंड लंग्स एंड पेरिकार्डियम, क्योंकि हार्ट भी ऊपर ही होता है। इंफीरियर में क्या है, पेरिटोनियम होगा, लीवर होगा, फंडस ऑफ स्टमक होगा, स्प्लीन होगा, किडनी होगा, एंड सुप्रारीनल ग्लैंड होगा। ये उसका रिलेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम। नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम में भी दो पार्ट होती हैं, पहला एक तो मोटर पार्ट और सेंसरी पार्ट। तो मोटर पार्ट में फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। अब फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, वेंट्रल रेमाई ऑफ C3, C4 एंड C5। और सेंसरी की बात करें तो सेंसरी में दो है, पहला फ्रेनिक नर्व खुद, सेम रूट वैल्यू C3, C4 एंड C5। नेक्स्ट दूसरे जो हैं वो लोअर 6 थोरेसिक नर्व जो होती हैं, वो जो कि सेंसरी सप्लाई करती हैं इसको। तो लोअर 6 थोरेसिक नर्व तो पेरीफेरी। तो ये इसका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में बस मोटा मोटा याद करेंगे, मोटर और सेंसरी क्या होता है, मोटर में फ्रेनिक नर्व होता है, उसकी रूट वैल्यू क्या होती है, C3, C4, C5। सेंसरी क्या होता है, फ्रेनिक नर्व होता है और लोअर 6 थोरेसिक नर्व होती है। फिर अब एक्शन क्या होता है इसका, तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि डायफ्राम का जो एक्शन होता है वो प्रिंसिपल, इसको जाना जाता है कि प्रिंसिपल मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन भी किस कहाँ का, वाइल ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। तो लिखेंगे प्रिंसिपल मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन
दूसरा इसका यूज क्या होता है कि इट एक्ट्स इन ऑल द एक्सपल्जिव एक्ट्स। एक्सपल्जिव एक्ट्स मतलब कुछ भी जो कि प्रेशर के साथ अंदर हो रहा हो, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग, क्राइंग, वोमिटिंग, मिक्चुरेशन, डिफिकेशन वगैरह, जितना भी अंदर प्रेशर से ज्यादा काम होता है उस समय इसका रोल ज्यादा प्ले होता है। तो एक्सपल्जिव एक्टिविटीज में एक्ट्स इन एक्सपल्सिव एक्ट्स लाइक स्नीजिंग, coughing, laughing, vomiting, micturition and defecation। और ये लास्ट में एक और भी काम करता है कि स्फेंक्ट्रिक एक्शन काम करता है, क्योंकि इसोफेगस इसके थ्रू पास कर रहा है तो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस पे स्फेंक्ट्रिक काम करता है, तो इसको लिखेंगे कि स्फेंक्ट्रिक एक्शन इन द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। स्फेंक्ट्रिक एक्शन इन लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। अब इनको हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर केस सिनारियो के फॉर्म में। तो सबसे पहला इसमें आता है केस सिनारियो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होती क्या है? तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया का मतलब यह है कि एब्डोमिनल कंटेंट जो है डायफ्राम के किसी भी ओपनिंग के थ्रू अगर थोरैसिक कैविटी में चले जाए तो उसको बोलते हैं डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंजेनाइटल या फिर अक्वायर्ड। अब कंजेनाइटल जो है उसको आगे फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मोरगैग्निक हर्निया, बोगडाइलिक हर्निया एंड सेंट्रल हर्निया। अब मोरगैग्निक हर्निया क्या होगा कि जो फोरामेना मोरगैग्नी से बाहर आ जाए। बोगडाइलिक हर्निया क्या होगा जो फोरामेना बोगडाइलिक से बाहर आ जाए, और सेंट्रल हर्निया जो कि सेंट्रल से बाहर आए। अब हम मोरगैग्नी कहाँ पे है, फोरामेन जो था यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, तो ये है मोरगैग्नी फोरामेन। अगर यहाँ से कोई कंटेंट बाहर आता है तो उसको बोलते हैं मोरगैग्निक हर्निया, या इसको रेट्रोस्टर्नल हर्निया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके आगे स्टर्नम होता है या उसका जिफाइड प्रोसेस होता है, तो इस स्टर्नम के वजह से इसके जस्ट पीछे हो रहा है, इसलिए इसको रेट्रोस्टर्नल बोल रहे हैं। ये है सेंट्रल टेंडन। अब सेंट्रल टेंडन के थ्रू जो आती है उसको सेंट्रल हर्निया बोलते हैं, और ये होता है बोगडाइलिक फोरामेन। इसके थ्रू अगर कोई चीज बाहर आ रही है तो उसको बोगडाइलिक हर्निया बोलेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो थ्रू फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी, मोस्ट कॉमन ऑन राइट साइड, known as retroesternal hernia। बोगडाइलिक के बारे में थ्रू बोगडाइलिक फोरामेन, ये होती है कॉमनेस्ट टाइप की, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया, और इसको बोलते हैं पोस्टेरोलैटरल, क्योंकि पोजीशन से पता चल रहा है, डिफेक्ट। सेंट्रल हर्निया वेरी रेयर टाइप की होती है, जनरली लेफ्ट साइड में होती है, तो इसको लिखेंगे रेयर, जनरली ऑन लेफ्ट साइड। ये हो गया डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कंजेनिटल पार्ट के तीन वाला पार्ट। अब आता है एक्वायर्ड। अब इस एक्वायर्ड में दो टाइप का होता है, एक तो ट्रोमेटिक होता है, एक होता है हाइटल हर्निया। अब हाइटल हर्निया क्या होता है कि हाइटल ओपनिंग क्या होती है, इसोफेगस, जिस ओपनिंग के थ्रू इसोफेगस नीचे जाता है उसको बोलते हैं इसोफेजियल हाइटस। अगर उस हाइटस से कोई चीज बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। और ट्रोमेटिक क्या होती है, किसी ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा कैसे हो सकता है, लाइक बुलेट इंजरी, तो लिखेंगे टू बुलेट इंजरी। अगर गोली लगी और डायफ्राम को छेद दिया तो डायफ्राम में हो जाएगा होल, और उसके बाद जो एब्डोमिनल कंटेंट है अगर उस होल के थ्रू थोड़ा सी कैविटी में जा रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रोमेटिक हर्निया। अब आता है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया हम पहले भी जैसे बताए हैं कि इसोफेगस जिस ओपनिंग के थ्रू स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है उसको बोलते हैं इसोफेजियल हाइटस। अब उस हाइटस के थ्रू अगर कोई चीज थोरैसिक कैविटी में आती है तो उसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। अब इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रोलिंग टाइप एंड स्लाइडिंग टाइप। अब रोलिंग टाइप में क्या है, कि इसको कंजेनाइटल हाइटल हर्निया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन होता है और स्टमक होता है, तो रोलिंग टाइप में क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है अपने पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन उस हाइटल ओपनिंग के थ्रू स्टमक का सम पार्ट यानी कि स्टमक का फंडस वाला पार्ट कुछ हाइटल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसे जैसे इसमें दिखाया गया है। डायग्राम में देखें तो कंजेनाइटल टाइप, इसमें देखिए जो इसका गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है ये अपने पोजीशन पे है, लेकिन जो स्टमक का फंडल वाला पार्ट है बाहर आ गया है, तो इसको बोलेंगे रोलिंग टाइप हाइटल हर्निया। यह दूसरा अक्वायर्ड वाला जो है, या जिसको हम स्लाइडिंग कहते हैं, इसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन देखिए और एक कुछ पार्ट है
फंडस पार्ट है स्टमक का, जो कि दोनों बाहर आ गए हैं। तो इसमें दोनों ही बाहर आ रहा है, इसमें केवल फंडस पार्ट आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो वही हम आगे लिखेंगे कि इसमें जो होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन रिमेन एट इट्स पोजीशन बट फंडस पार्ट ऑफ स्टमक comes into thoracic cavity through the hiatus। अब है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन प्लस फंडस पार्ट ऑफ स्टमक, ये दोनों ही हाइड्रोल ओपनिंग के थ्रू थोरेसिक कैविटी में चली जाती हैं, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग टाइप। ये हो गया हमारा हर्निया के बारे में, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के बारे में। बाकी और भी हर्निया होती हैं, जैसे कि फीमोरल हर्निया, इंगोइनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया। तो वो अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग जगह पे उसके लोकेशन की बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब आता है शोल्डर टिप पेन। नेक्स्ट होता है शोल्डर टिप पेन। तो शोल्डर टिप पेन में क्या होता है कि कभी कभी डायफ्राम में इरिटेशन अगर किसी तरह से हो रही है, तो वहां का पेन जो होता है शोल्डर के टिप पे फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम होता है, जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है, पढ़ाया गया है कि वो हमारे नेक में डेवलप होता है और फिर डिसेंड होकर नीचे आता है। तो जब वहां पे डेवलप हुआ, तो वहां पे जो फ्रेनिक नर्व, यानी कि जो नर्व डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, और सुप्राक्लेविकुलर नर्व, इन दोनों की जो रूट वैल्यू है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है, जो कि C3, C4, C5। इस वजह से अगर डायफ्राम में कोई इरिटेशन हो रही है तो उसका पेन हमको टिप पे भी फील होता है। तो इसको बोलते हैं रिफर्ड पेन। इसको क्या बोलते हैं, रिफर्ड पेन। ये है रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन क्यों हो रहा है, ड्यू टू सेम रूट वैल्यू ऑफ फ्रेनिक एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ठीक। अब नेक्स्ट आता है हिकअप्स। को हमें हिचकी क्यों आती है, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब हिकअप्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। पेरिफेरल कब होगा, जब लोकल इरिटेशन, लाइक फ्रेनिक नर्व में कोई इरिटेशन हो, फिर डायफ्राम में इरिटेशन हो, तो लोकल इरिटेशन की वजह से पेरिफेरल होता है। सेंट्रल कब होता है कि सेंट्रल कब होगा, जब इस लाइक यूरेमिया, जैसे यूरेमिया कंडीशन होता है। तो यूरेमिया कंडीशन में क्या होगा, ये हमारे ब्रेन में जाएगा, मेडुला में होता है हिकअप सेंटर, और वहां पे हिकअप सेंटर को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। जब हिकअप सेंटर इरिटेट होता है मेडुला में, तब जाकर के उसको बोलते हैं सेंट्रल हिकअप। लास्ट में एक पॉइंट और है, इवेंट्रेशन। इवेंट्रेशन क्या होता है, तो लिख लेते हैं इसको, एबनॉर्मल डेविएशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ डायफ्राम ड्यू टू मसल वीकनेस या एब्सेंट, क्योंकि एब्सेंट हो जाती है कभी, इसमें केवल वो टेंडन के फाइबर रह जाते हैं, बट विदाउट एनी हर्निया। इसमें कोई भी चीज हर्निएट नहीं करता है। तो हमने सारा कुछ